Okay, guys, so let's start. Now, question number 16 तक हो गया था. We'll start with question 17 again. 72% of the certain class took biology, 44% took maths. If each student took at least one of subject from biology or maths and 40 took both, then the total number of students in the class is. नाउ दिस इज समवॉट रिलेटेड टू सेट थ्योरी, जो आप लोग थोड़ा बाद में पढ़ोगे, बट अभी उसके लिए आपको मैं सिंपली शॉर्टकट बता दे रहा हूँ. ठीक है, लाइक बायोलॉजी के लिए आपको पता है कि 72% स्टूडेंट्स हैं. मैथ्स में आपको पता है 44% स्टूडेंट्स हैं. ठीक, ना इनको ऐड करिए. 72 प्लस 44 कितना मिलेगा? 116. इसमें से 100% माइनस कर दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% ही हो सकते हैं. तो 16% जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने दोनों लिया है. क्योंकि अगर मैं बोलूं बायोलॉजी में 72% हैं, तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ बायोलॉजी वाले, उसमें से कुछ लोग मैथ्स वाले भी हो सकते हैं. सेम मैथ्स में अगर 44 है तो 44 में भी कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो बायोलॉजी भी लिए होंगे. तो जो कॉमन निकालना है उसका तरीका है, मतलब आपको बेसिकली करना है ए प्लस बी माइनस टोटल. तो आपको इससे ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा. ए इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन. तो 16% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है. सो दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 40 हु टुक बोथ. तो वी कैन इजीली से 16% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इज नथिंग बट 40. तो यहाँ से आप टोटल निकाल लोगे 40 इंटू 100/16. आपका टोटल आ जाएगा 250. ठीक, नेक्स्ट सेम अगेन वैसा ही क्वेश्चन है. 35% of the students failed in Hindi, 45% failed in English, 20% failed in both. तो देखो 35% बच्चे हिंदी में फेल हुए और 45% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए एंड 20% फेल्ड इन बोथ. तो इसमें से 20 माइनस करो, इसमें से भी 20 माइनस करो. 35 माइनस 20, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली हिंदी. Similarly, 20% students failed only in English. ठीक, एंड ऑब्वियसली आपको गिवन है 20% इन बोथ. तो आपको अगर निकालना है कि दोनों में पास कितने हुए, तो वो होगा 100 -20 -20 -15. ये 20% जो दोनों में फेल हुए, ये 15% जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए, और ये 20% जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए. निकाल लो. 100 -20 -20 -15. तो 55% स्टूडेंट्स ओवरऑल कहीं ना कहीं फेल हैं. So 45% are the students who passed in both the subjects.
या गाइस छोटी सी उसमें मिस्टेक है। 45 माइनस 20 करने से 25 आएगा, तो ये 25 इन ओनली इंग्लिश हो जाएगा। तो 100 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 10, तो आपका आंसर आएगा 40, नॉट 45। Next, if the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. So the rate of income tax is, इनकम टैक्स जो है वो 19% से बढ़ गया, जिसके कारण जो हमारी नेट इनकम है वो 1% से रिड्यूस हो गई। So the rate of income tax is, ओके आर्या कैसे आया 7.2 बताओगे क्या? आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट, वेट, बोलो, हाउ डिड यू गेट 7.2? सो आई एम ऑडिबल? क्या? सर मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज किया जो आपने बताया था, 1 into 1 is equals to 1. 1 into 1 is equals to 1, तो Okay. 1 को 1.9% मतलब 19% से बढ़ाया तो 1.19 आया, इंटू 0.9 आएगा क्योंकि 0 मतलब 1% से कम करेंगे, हाँ तो इज इक्वल्स टू उसको वापस से सॉल्व करेंगे तो 1.1071 आएगा। तो उस ओके, हिसाब से तो आप आएगा। उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हो। तो अगर आप 1% डिक्रीज कर रहे हो तो 0.9 क्यों लोगे? 0.99, सॉरी, हाँ सर, 0.99 पॉइंट, 99। हाँ, तो उसके हिसाब से तो आपका 17.8% आना चाहिए यस सर, वहाँ पे रेट ऑफ गलत। इनकम टैक्स। यस सर। हम्म, एनीवन एल्स? ओके, ना इसको आप अज्यूम भी करके तो सॉल्व कर सकते हो, लाइक आपके ऊपर है। यू गाइस कैन अज्यूम द इनकम, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 रुपीज, ठीक है, मान लो ये उसकी ग्रॉस इनकम है 100 रुपीज। ना ग्रॉस इनकम अगर 100 है, आप उसमें से कुछ भी अज्यूम करो, लाइक मान लो फॉर एग्जांपल टैक्स था आपका 10 रुपीज, तो आपकी नेट इनकम कितनी होती? 90। नाउ उसके बाद वो बोल रहा है कि आपका टैक्स 19% बढ़ गया है, तो अगर टैक्स 19% से इंक्रीज हो रहा है मतलब इंटू 1.19, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका नेट इनकम जो है वो 1% से डाउन हो रहा है, ठीक। तो अगर मान लो कि आपकी इनकम थी 100
और टैक्स था x रुपीज, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 100 माइनस x। तो आपने x को 1.19 कर दिया, तो अब आपकी इनकम अभी भी 100 है, तो 100 माइनस 1.19x, दिस विल गिव यू हाउ मच? 100 माइनस x इंटू 0.99। सो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी कि 100 माइनस 1.19x, जो मेरा पहले से टैक्स था, इसको करने से जो मेरी नेट इनकम पहले 100 माइनस x थी, अब वो 1% कम हो गई है, तो मतलब 99% हो गई। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 0.99 टाइम्स ऑफ 100 माइनस x। तो इसको आप सॉल्व करो, देखो आपको आंसर मिल जाएगा 100 माइनस 1.19x इक्वल टू 99 माइनस 0.99x। तो यहां से आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 0.2x। तो x आपको मिलेगा 1 अपॉन 0.2 यानी 5 रुपए। ठीक है, इनकम आप 100 रुपीज अज्यूम करके चल रहे थे, तो अगर आपको x मिल रहा है 5 रुपए, मतलब 5 रुपए क्या था? टैक्स था। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे ना। तो 100 अज्यूम करने से आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100 पे 5 रुपए का टैक्स आ रहा है, मतलब आपका टैक्स रेट क्या है? 5%। ठीक, आपको इक्वेशन बना के मेन करना है। 100 में x रुपीज गए तो बचते 100 माइनस x। दिस इज योर ग्रॉस इनकम माइनस द टैक्स गिव्स यू द नेट इनकम। सो अगर यही इनकम मेरी 100 होती, लेकिन टैक्स में x की जगह 1.19x डिडक्ट करता 19% बढ़ा के, तो जो भी मेरी नेट इनकम होती, दैट नेट इनकम वुड हैव बीन नथिंग बट 1% लेस दैन द प्रीवियस नेट इनकम। तो इसमें 1% डाउन करने से 0.99, एंड दिस होल वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन आपको मिल गई। x आया 5 रुपए, तो अगर 100 रुपए पे 5 रुपए का टैक्स है, मतलब आपका रेट ऑफ टैक्स इज नथिंग बट 5%। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ठीक, तो नेक्स्ट, fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? ठीक है, इसका बेस्ट एंड सिंपल एग्जांपल, ठीक है, सबको पता होगा कि जो ग्रेप्स होते हैं, अगर आप उसको सुखाना चालू कर दोगे तो वो बाद में जाके किशमिश बन जाएगी। ठीक है, ठीक, ये सबको पता होगा नॉर्मली कि किशमिश अंगूर से ही बनती है। सो आप अगर 1 किलो ग्रेप्स लेते हो, ठीक, तो आपको क्वेश्चन में जैसे गिवन है कि अगर आप फ्रेश फ्रूट लेते हो तो उसमें 68% वाटर है, लेकिन जब आप उसको सुखा के प्रोसेस कर रहे हो
तो आपको ड्राई फ्रूट मिल रहा है, तो उस ड्राई फ्रूट में आपको 20% वाटर मिल रहा है। ठीक, कभी भी क्या ऐसा होता है कि आपको किशमिश प्योरली सॉलिड मिलती है? नहीं ना, उसमें भी थोड़ा बहुत लिक्विड रहता है। फर्क यही है कि इसमें लिक्विड की क्वांटिटी 68% होती है, इसमें लिक्विड की क्वांटिटी 20% होती है। ऑब्वियसली अगर आपका पानी इवेपोरेट हो रहा है सुखाने से, तो वेट भी तो डाउन होगा, क्योंकि इस 1 किलो में कुछ तो पानी है। अब हो सकता है आपको सूखने के बाद ये 1 किलो की जगह 600 ग्राम का ड्राई फ्रूट मिले। ठीक, तो होगा क्या, आप 1 किलो ग्रेप्स ले रहे हो, उसमें 68% वाटर है। जब उसको आपने सुखाने रखा, सूखने के बाद आपको टोटल वेट मिला 600 ग्राम, लेकिन उसमें भी 20% पानी अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत लिक्विड उसमें रहता है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इस 68% में वाटर है अगर, तो बाकी का 32% क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ पल्प होगा। ठीक, वैसे ही ये भी जो ड्राई फ्रूट आपको मिला उसमें 20% पानी है, तो बाकी का 80% क्या होगा? पल्प। और ये दोनों पल्प क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि हम जो सुखा रहे हैं वो सिर्फ पानी सूख रहा है, पल्प सूखेगा नहीं। पल्प का वेट आपका एज इट इज रहेगा। आप ग्रेप्स ले लो, आप ऑरेंजेस ले लो, एक जब ऑरेंज जूस भी निकलता है तो उसका पल्प अलग हो जाता है, तो आपको सिर्फ जूस वाला कंटेंट लिक्विड जो है वो बाहर मिल जाता है। सेम चीज है कि अगर आप पानी सुखा रहे हो, तो पल्प, अगर आपका फ्रेश ग्रेप है या फ्रेश ऑरेंज है, उसमें अगर 32% पल्प है, सुखाने के बाद जो भी वेट होगा उसमें अगर 20% वाटर है तो 80% पल्प है, तो दोनों तरफ पल्प की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 किलो का 32% पल्प है, तो वही 600 ग्राम का भी 80% पल्प ही होगा ना। तो सेम चीज आपको यहां पे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। ठीक, सेम कंसेप्ट आपको यहां लगाना है। हमें नहीं पता कितना किलो फ्रेश ड्राई फ्रूट हमें मिलना है, इतना बोला है कि मेरे पास 100 किलो फ्रेश फ्रूट है, तो 100 केजी में अगर 68% वाटर है तो 32% पल्प होगा, तो इंटू 32%, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू x केजी ऑफ ड्राई फ्रूट इंटू, उसमें अगर 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। तो इक्वेशन बन गई 80% ऑफ द ड्राई फ्रूट्स इज पल्प एंड दिस इज इक्वल टू 32% ऑफ द फ्रेश फ्रूट विच इज ऑल्सो पल्प। दोनों तरफ का पल्प को इक्वेट कर दिया, आपको मिल जाएगा कि 100 किलो फ्रेश फ्रूट को सुखाने से कितने किलो ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे व्हेन यू इक्वेट द वैल्यू ऑफ पल्प ऑन बोथ द साइड्स। ठीक, x आया 40, ठीक है। क्लियर है ये इक्वेशन सभी को? आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। पढ़ने में था टफ, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A man spends 60% of his income on different items and his income is increased by 20% and expenditure also increased by 10%. To find the percentage increase in his savings. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, इनकम ले लो 100 रुपए, कितना खर्चा कर रहा है? 60%, मतलब 60 रुपए, तो सेविंग कितनी होगी? 40 रुपए। अब वो बोल रहा है कि उसकी इनकम 20% से बढ़ गई,
तो अगर 100 का 20% बढ़ाऊंगा तो इनकम हो गई 120 और उसका एक्सपेंस भी 10% बढ़ा है, तो 60 का 10% इंक्रीज करोगे तो हो जाएगा 66। तो 120 में से 66 बढ़ा माइनस करोगे तो बचा 54। तो पहले सेविंग्स 40 रुपए थी, अब सेविंग्स 54 है। तो बताओ सेविंग्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, निकालो। इनकम 100 से 120 हुई, एक्सपेंस 60 से 66 हो गया, तो सेविंग्स भी 40 से 54 हो गई। सिंपल सा है, दोनों तरीके हैं। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू वाला कर सकते हो, दैट इज 54 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100। और नहीं तो रेशियो मेथड 54/40, 220 सा 227 सा, ये आपको मिलेगा 1.35। तो अगर 1.35 मिल रहा है मतलब आपकी सेविंग्स 35% बढ़ गई। ठीक है, क्लियर सभी को? आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। Okay, question 22. On a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODIs played between the two countries. They lost the next 30 ODIs in a row to India, and their success rate comes down to 30%. So the total number of ODIs played between the two countries is, now हमें नहीं पता पहले उन्होंने कितने मैचेस आपस में खेले, तो लेट्स सपोज कि उन्होंने x नंबर ऑफ मैचेस पहले खेले होंगे। तो अगर x मैचेस खेले हैं तो देयर सक्सेस रेट इज 60%, मतलब 0.6 मैचेस उन्होंने जीते हैं एंड 0.4x मैचेस उन्होंने हारे हैं इनिशियल कंडीशन में। अगेन उन्होंने और 30 मैचेस लाइन से खेले, ठीक है, एंड उन्होंने लाइन से 30 मैचेस खेले हैं और लाइन से 30 मैचेस हारे भी हैं। सो विनिंग अभी भी कितनी है 0.6x, लेकिन लूजिंग कितनी हो जाएगी 0.4x प्लस 30। जितने मैचेस पहले जीते थे अभी भी उतने ही जीते, लेकिन अभी लूज कितना हो गया 0.4x प्लस 30। अब उनका सक्सेस रेट जो है वो गिर के हो गया 30%। सक्सेस रेट क्या होगा, नंबर ऑफ मैचेस विन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस इनटू 100, यही होगा सक्सेस रेट। विनिंग कितनी है 0.6x, टोटल मैचेस कितने हैं x प्लस 30, क्योंकि इनिशियली x मैचेस खेले और बाद में 30 मैचेस और खेले, ठीक, इनटू 100, ये परसेंट आपको देगा 30। सो आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 0.6x अपॉन x प्लस 30 विल गिव यू 0.3। इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 0.6x इक्वल टू 0.3x प्लस 9। तो आपको इक्वेशन मिलेगी 0.3x इक्वल टू 9, तो x मिल गया 30।
ये x मिला है, ठीक है। उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज प्लेड, सो टोटल मैचेस कितने होंगे 30 प्लस 30, यानी आपका आंसर आएगा 60। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई भी डाउट होगा आप तुरंत अनम्यूट करके बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। A factory's yearly budget for the purchase of employees' production shoes increased by 60% this year over the last year. If the price of the shoes increased by 20% this year, then the number of shoes it can purchase this year is what percent greater than the number of shoes purchased last year? कंपनी को जो प्रोटेक्शन के लिए जूते देने हैं, उन्होंने सोचा कि अगर पिछले साल जितना भी खर्चा किया इस साल 60% ज्यादा खर्चा करेंगे जूतों पे, और शूज की प्राइस भी 20% बढ़ गई है, तो वो कितने शूज ज्यादा परचेज कर पाएंगे, मतलब कितने परसेंट? दिस इज अगेन नथिंग, वही चीज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 1 रुपए का मान लो, मतलब वन मतलब ये प्राइस ऑफ शू, 1 इज क्वांटिटी ऑफ शू एंड 1 इज नथिंग बट द एक्सपेंस। 1 रुपए का एक जूता इंटू एक जूता इक्वल टू 1 रुपए, सीधी सी बात है। तो अब आपका एक्सपेंस 60% बढ़ गया, यानी 1.60, और प्राइस आपकी 20% बढ़ गई लास्ट ईयर से, तो ये हो गया 1.20। तो ये चीज क्या हो जाएगी, x होगी। तो x आपको कितना मिलेगा 1.6 अपॉन 1.2। डेसिमल्स हटा दो, जीरो भी हटा दो, तो मतलब 16/12, 4/3, 4/3 मतलब 1.33333। दैट इज नथिंग बट आपको 33.33% की ग्रोथ मिल रही है in shoes. This is price, this is shoes, and this is your expense. ठीक है, अगला। Last year, the population of a town was X, and if it increases at the same rate, next year it will be Y. The present population of the town is. Now, to solve this question, I'll use whiteboard. But before solving, I need to explain you the questions. And the question is like,
लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले की पॉपुलेशन थी 100 और 100 को अगर मैं 10% से बढ़ाता हूँ तो अगले साल कितनी हो जाएगी 110। फिर इसको मैं और 10% से बढ़ाता हूँ तो मतलब फिर 1.1 होगा तो ये होगा 121। तो वही चीज है, समझ लो कि ये 2019 की पॉपुलेशन, ये 2020 की पॉपुलेशन और ये 2021 की पॉपुलेशन है। तो क्या हुआ, उसने बोला कि सेम रेट से बढ़ रहा है, मतलब अगर एक साल में 10% बढ़ रहा है तो अगले साल उसका भी 10%, फिर उसका अगले साल भी करंट वाले का भी 10%, तो हर बार 10-10% से इंक्रीज हो रहा है बट विद द नेट वैल्यू। तो 100 का 10% बढ़ाया 110, फिर 110 का 10% बढ़ाया तो 121, फिर 121 का फिर 10% बढ़ाऊंगा तो आपको मिल जाएगा 133.1। ऐसे करके आपको इंक्रीज करते जाना है, लेकिन हमें रेट नहीं पता। और उसने ये भी बोला कि द पॉपुलेशन लास्ट ईयर वाज x, मतलब 2019 वाली वैल्यू आप ले लो x, एंड द पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर विल बी y। तो देखो, अगर आप देखो तो 100 से 121 कैसे हुआ, मैं सीधा बोल सकता हूँ 1.1 का स्क्वायर हुआ ना, 1.1 का स्क्वायर हुआ। क्यों 1.1 का स्क्वायर? क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंक्रीज 10% था। अगर यही रेट ऑफ इंक्रीज 20% होता तो क्या होता, 100 इंटू 1.2 और फिर से इंटू 1.2, मतलब 1.2 का स्क्वायर होता, तभी तो आपको नया पॉपुलेशन मिलता। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, पिछले साल की पॉपुलेशन x थी, अगर उसमें 20% इंक्रीज करूंगा तो 1.2 का स्क्वायर, तब जाके मेरे को अगले साल की पॉपुलेशन मिलेगी। 2020 इज द करेंट ईयर, पिछला साल 19, अगला साल 21, तो ये निकालने के लिए क्या करना है, 1.2 का स्क्वायर करना है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा ओवरऑल इंक्रीज जो होगा दैट विल बी नथिंग बट y बाय एक्स? ठीक, तो अगर मेरे को करंट रेट निकालना है तो 1.2 क्या होगा, रूट ओवर y बाय एक्स। सो ये 1.2 मतलब क्या होगा, रेट है ना इंक्रीज, तो मतलब 20% के हिसाब से 1.2 मिला, तो रेट क्या निकला आपको, रूट ओवर y बाय एक्स। मिला? So this is the rate of increase of population in 1 year. So अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं ये देखूं कि पिछले साल की पॉपुलेशन अगर x है, ठीक है, पिछले साल की पॉपुलेशन x है, उसका इंक्रीज रेट कितना है, रूट y बाय एक्स, सो इनटू रूट ऑफ y बाय एक्स। अब देखो, ये x और ये रूट x कैंसिल हो सकता है, तो आपको क्या मिलेगा, रूट एक्स वाई, क्योंकि ये रूट एक्स इसको काट के रूट एक्स बना देगा। ये आया, इसमें फिर रूट वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई करो एक बार और, तो देखो क्या होगा, रूट एक्स कैंसिल और रूट वाई मिला के क्या हो गया वाई। तो एक बार बढ़ाया तो 2020 की पॉपुलेशन, फिर एक बार बढ़ाया तो 2021 की, और ये 2019 की। तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे कि करंट पॉपुलेशन कितनी होगी, तो करंट पॉपुलेशन कैसे निकली, प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन x, उसमें जो भी हमारा रेट आ रहा है, क्योंकि मुझे परसेंट रेट नहीं पता, तो रेट कितना है, रूट y बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पॉपुलेशन है दिस इज द पॉपुलेशन फॉर द करेंट ईयर। क्योंकि हमें परसेंट नहीं पता इसीलिए। देखो,
ठीक। अगला, द रेड ब्लड सेल काउंट in blood sample grows by 10% per hour in the first 2 hours। तो फर्स्ट आवर सेकेंड आवर ये दोनों अलग अलग घंटों में वो 10-10% बढ़ रहा है, मतलब इंटू 1.1 एंड इंटू 1.1। देन डिक्रीजेस बाय 10% इन द नेक्स्ट 1 आवर, मतलब थर्ड आवर में वो 10% डिक्रीज हो रहा है, तो यानी होगा इंटू 0.90। देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द फोर्थ आवर या नेक्स्ट आवर, तो कांस्टेंट है मतलब नो चेंज यानी इंटू 1। देन वो बोल रहा है अगेन इंक्रीजेबल बाय 5% पर आवर इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, तो फिफ्थ आवर एंड सिक्स्थ आवर में वो 5-5% बढ़ रहा है, मतलब इंटू 1.05 इंटू 1.05। जो भी पहले रेड ब्लड सेल्स का काउंट होगा एक्स है, पहले घंटे में 10% बढ़ा, उसके अगले घंटे में 10% बढ़ा, फिर तीसरे घंटे में 10% घट गया तो 0.9, फिर चौथे घंटे में कांस्टेंट है इसलिए पॉइंट इंटू 1, फिर पांचवें और छठवें घंटे में 5-5% बढ़ रहा है हर एक घंटे पे। तो अगर ये x की वैल्यू आपको गिवन है 40,000 ओरिजिनल काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल एट द एंड ऑफ 6 आवर्स। ये 6 और चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसको नेग्लेक्ट भी कर दो क्योंकि किसी भी चीज में इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से उस पर फर्क नहीं आता, मतलब आपको करना है 1.1 1.1 0.9 1.05 1.05, ओवरऑल 40,000 पे। ठीक, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले क्या करो, ये दो को ले लो, 1.1 1.1 आपको मिल जाएगा 1.21, फिर 1.05 और 1.05 ये आपको मिल जाएगा 1.1025, और बीच में है 0.9। इसमें से भी ना आप चाहो तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1.1 इंटू 0.9 आपको मिल जाएगा 0.99, तो 0.99 इंटू 1.21, मतलब देखो 1.21 इंटू 0.99 कितना ही फर्क पड़ेगा, 1.2 हो जाएगा, उससे नीचे क्या ही जाएगा, मतलब ओवरऑल इंक्रीज लगभग 20% का हो रहा है। तो 40,000 का 20% निकाल लो, 8,000 कुछ आएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 48,250 अप्रोक्सीमेटली। आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 48,000 आना चाहिए, क्योंकि 11-11 हुआ 121, 105 105 से आया 1.1025, और वो लास्ट का 3 डेसिमल को नेग्लेक्ट कर दो, 1.1 इंटू 0.9, 11 9 से 99 0.99। अब अगर कोई चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एज इट इज रहती, 0.99 मतलब छोटा सा फर्क आ रहा है, तो आप उसको 1.21 की जगह 20 ले लो, नहीं तो 19 ले लो, आपके मर्जी है। तो आपको इफेक्टिवली 40,000 में सिर्फ 1.2 मल्टीप्लाई करना है, आपका नियर आंसर ये आएगा। See how easily you could have solved this. और 1.05 का स्क्वायर निकालना कोई टफ नहीं है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। आप इसको 105 ले सकते हो, 105 में 10 है, 10 से एक बड़ा नंबर 11, 10 11 जा 110, और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे 2 डेसिमल थे, यहाँ पे 4 डेसिमल आ जाएंगे। ठीक है, तो आ गया आंसर 48,250।
ठीक, so ये हो गया आपका परसेंटेज। नाउ बाकी क्वेश्चंस आपके आगे के जो हैं ये होम असाइनमेंट में है आपके, सो यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन, और कहीं कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, सिंपल सिंपल से हैं। एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन देख लो, 80% कैंडिडेट्स पास्ड। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, 40% से पास हुआ, 220 मार्क्स मिले, फेल्स बाय 220%, 20 मार्क्स, सब पूरा। प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय दिस, एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, परसेंटेज रिडक्शन, सब कुछ पूरे आपके ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है। यहाँ तक आपका अभी हो गया है परसेंटेज। ना अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस पे। आपका परसेंटेज अगर क्लियर है तो आपसे प्रॉफिट लॉस भी बन जाएगा इजीली, बस वो रेशियो मेथड आपको याद रखना है, राइट। तो मैं एटलीस्ट क्या करूंगा, आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक्स बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको एक दो एग्जांपल बता दूंगा, और उसके बाद फिर आपको मैं शीट दे दूंगा, तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो, राइट ना। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 4-5 चीजों पे ध्यान देना है। पहला होता है सीपी, दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस। सेकेंड होता है एसपी, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, सेलिंग प्राइस। थर्ड होता है ईदर प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक। चौथा प्रॉफिट का परसेंटेज या फिर लॉस का परसेंटेज। पांचवा डिस्काउंट या डिस्काउंट का परसेंटेज। एंड मार्क्ड प्राइस, वो प्राइस जिस पे प्रोडक्ट को मार्क किया जाता है, ओके। नाउ प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब आपकी एसपी सीपी से ज्यादा हो। खरीदा कितने में और बेचा ज्यादा में, तो प्रॉफिट, ठीक। वहीं अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, इज लेस दैन द कॉस्ट प्राइस, देन यू हैव अ लॉस। तो लॉस इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस। So if I need to find out the profit percentage is given by SP minus CP upon CP into 100। सेम चीज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, क्योंकि ये इनिशियल था, ये आपने फाइनल प्राइस रखी, तो प्रॉफिट यानी परसेंटेज इंक्रीज। वही सेम चीज, ध्यान से देखो, सेम। लॉस मतलब परसेंटेज डिक्रीज, तो इनिशियल ज्यादा होता है फाइनल कम होता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, बट कंपेयर्ड ऑलवेज ऑन द इनिशियल यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। Right? So these are the formulas for SP and profit and loss percentage. So note it down.
हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हो गया, राइट। और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक खरीदी एंड द कॉस्ट ऑफ बुक वॉज 120 रुपीज एंड आई वॉन्ट टू गेन अ 20% प्रॉफिट फॉर सेलिंग इट। तो 20% प्रॉफिट मतलब मैं 20% इंक्रीज करना चाह रहा हूं। तो 120 प्लस 20% ऑफ 120, वही अगेन परसेंटेज वाली चीज आ रही है। अगर आप 20% प्रॉफिट कर रहे हो मतलब आप 20% प्लस कर रहे हो। प्लस कर रहे हो मतलब 120 में 1.2 मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला आपको चीज परसेंटेज में बताया था, सेम पूरा एग्जैक्ट है। इसलिए मैं बोला था परसेंटेज पढ़ोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस पूरा बन जाएगा। तो देखो यहां से आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगी 144 रुपीज। ठीक, यही अगर मुझे इसी सामान को 10% लॉस में बेचना होगा तो क्या करूंगा? 10% लॉस मतलब 0.9, तो 120 इंटू 0.9 ये आ जाएगा आपको 108 रुपए, क्योंकि 12 9 होता है 108। वही चीज है जो आपने अभी तक परसेंटेज में पढ़ा है। ठीक ना, मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक फॉर्मूला बताया, दोनों अलग अलग। दो अलग फॉर्मूला ना याद करके एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो। जैसे वहां पे बताया था ना फाइनल अपॉन इनिशियल, तो वही तो है। फाइनल मतलब जितने में आप बेच रहे हो, इनिशियल मतलब जितने में आपने खरीदा, तो सेम है। तो जैसे फाइनल और इनिशियल का अपन रेशियो निकालते थे, सेम है। तो अगर एसपी और सीपी का रेशियो 1 से बड़ा आता है मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज होगा तो होगा प्रॉफिट। और अगर ये रेशियो 1 से छोटा आता है मतलब डिक्रीज है, डिक्रीज है मतलब लॉस। ठीक, तो अगर आपको कहीं पे ये रेशियो मिलता है, फॉर एग्जांपल एस पी अपॉन सी पी 1.25, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए? बस दो लोग का आंसर आया, 3। चलो ठीक, समझ में तो आ रहा है। जब आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहां 1.25 या रेशियो आता तो 25, तो सेम सीधा सीधा लिखना 25% का प्रॉफिट। अगर कहीं पे एसपी और सीपी का रेशियो आया 1.76 मतलब क्लियर है 76% का प्रॉफिट। कहीं पे अगर ये रेशियो आपको मिला ऐसा 2.25, तो घबराना मत, 1 माइनस करना, बचा 1.25 इंटू 100 मतलब 125% का प्रॉफिट। लेकिन वहीं अगर आपने कहीं पे कहीं कंपेयर किया और एसपी और सीपी का रेशियो आपको मिलता है 0.85, तब क्या होगा? Those who want can answer by unmuting yourself. करेक्ट, 15% का लॉस। क्यों? 100 में से 85 गया, 15, तो 15% लॉस। अगर ऐसा आया तो
करेक्ट। और अगर ऐसा आया तो 0.6666 आ रहा है रेशियो अगर, नो, डेसिमल विल नॉट प्लेस टू शिफ्ट टू टू प्लेसेस, करेक्ट। 33.3333% लॉस। देखो 0.6666 मतलब क्या होता है, 2/3 होता है ना, या आप 100 में से सब ट्रैक करो, ये तो वैसे भी कभी खत्म नहीं होने वाला, तो 100 माइनस 66.6666, तो ये आपको मिलेगा 33.3333, और हम जनरली लॉस 2% तक ही लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक अदिति। ठीक, क्लियर। तो आई थिंक अब मुझे आपको ये एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि लाइक आई परचेज एन आर्टिकल फॉर 1500 rupees and I sold it at a price of 1800. Come on, tell me the profit percentage. जिसको टाइप करना है टाइप करो, जिसको अनम्यूट करना है अनम्यूट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आंसर से मतलब है मुझे। दोनों तरीके बता चुका हूं, एसपी माइनस सीपी कंपेयर्ड ऑन सीपी इन 200, नहीं तो डायरेक्ट एसपी बाय सीपी, 1800 बाय 1500, 3 6 3 5 6 बाय 5 1.2 आ गया। देख लो परसेंटेज का कितना बड़ा वेटेज है। हमेशा याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी ही होना चाहिए जब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो, तो एवरी टाइम। ठीक, नेक्स्ट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज and I am selling the article at a price of 1750, क्या होगा? करेक्ट, सबका आ गया। तो एस पी अपॉन सी पी विल बी 1750 बाय 2000, ये आपको मिलेगा 7/8। 7/8 मतलब 0.875 मिलेगा आपको, तो यानी 12.5% का लॉस। ठीक, चलो इतना तो सबको आ गया, दिस इज गुड, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी बात है, इतना आ गया सबको, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक ना, इस पे
दो चीजें नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है. Like there are two articles, let's suppose A and B. दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है. ठीक है, बोथ द आर्टिकल्स आर परचेज्ड और बॉट एट सेम प्राइस. ठीक है, CP1 इज नथिंग बट इक्वल टू CP2. दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे परचेज किया गया है. वन इज सोल्ड एट लेट्स सपोज 15% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट. Second is sold at 20% loss. Right? So can anyone tell me that what will be the overall profit or loss percentage कि पूरे ट्रांजैक्शन में आपको ओवरऑल में प्रॉफिट होने वाला है या ओवरऑल में लॉस होने वाला है? कैन एनीवन टेल मी? Okay, I got two answers to that, like no profit, no loss. Correct. हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम गिवन हो और एक तरफ कुछ परसेंट का प्रॉफिट है और दूसरी तरफ उतने ही परसेंट का लॉस है, मतलब यहां पे अगर P% का प्रॉफिट है तो यहां पर उतने ही परसेंट का लॉस भी होना चाहिए. दोनों तरफ P की वैल्यू सेम होनी चाहिए. इन दिस ओवरऑल ट्रांजैक्शन देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. In this complete transaction there will be no profit, no loss. ठीक है. सेकेंड पैटर्न, A and B are two products or two things. What is the price? We don't know. इनको कितने में खरीदा गया? We don't know. But the selling prices are same. इनको बेचा एक ही प्राइसेस में गया है. And with same thing, P% profit and P% loss. ठीक है, लेट्स सपोज इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया था और दूसरे वाले को 20% के लॉस पे. Then in this condition you will always have a overall loss and overall loss का परसेंटेज होगा P स्क्वायर बाय 100. ठीक, जो यहाँ पे P की वैल्यूज गिवन होंगी वही P का स्क्वायर करना और अपॉन में 100 कर देना. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तो 20 दोनों तरफ बराबर है ना, और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए. तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाय 100. मतलब आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 4% का लॉस. 400 बाय 100 कितना? 4 होता है, तो 4% का आपको ओवरऑल लॉस होगा.
ठीक है, क्लियर यहां तक? सेम अगर आपको ऐसा गिवन हो कि किसी में 15% का प्रॉफिट है और दूसरे में 15% का लॉस है, तो कुछ नहीं, 15 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये आपको मिल जाएगा 225/100, मतलब 2.25% का लॉस। बट ये कंडीशन प्लीज याद रखिएगा, जैसे मैंने पिछले में बोला था कि दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए, वैसे ही इसमें दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए और P% का प्रॉफिट एंड P% का लॉस होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक, नाउ जस्ट अ मिनट। I'll share the questions. सॉरी, मेरे को पता नहीं था म्यूट है, सॉरी। सो शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में थोड़ी देर में स्कैन करके। मीनवाइल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the selling price of an article is 8 by 5 times of the cost price, that means SP is 8 by 5 of CP. If SP is 8 by 5 of CP means can I say, अगर मैं SP और CP का रेशियो निकालता हूं, रेशियो क्या मिलेगा? 8 by 5. If the ratio is 8 by 5, convert it into proper decimals, you will be getting 1.60. If this is 1.60 मतलब क्या है? 60% प्रॉफिट। क्वेश्चन दिख रहा होगा आई थिंक सभी को। Everybody is able to see the question? Okay. ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लोकेश bought an article for rupees 2500. मतलब आपको कॉस्ट प्राइस दिख रही है 2500 रुपए. सॉरी, ओके. सो आपको कॉस्ट प्राइस दिख रही है 2500. He spent 320 rupees on shipping. He then sold it for rupees 4089. मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन में दिखा रहा है कि उसने टोटल 2500 रुपए खरीदा प्लस 320 उसका शिपिंग कॉस्ट. टोटल कितना हुआ? 2820. ये उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई, पूरी कॉस्ट, राइट. अब वो बेच कितने में रहा है? 4089. सो व्हाट वाज द परसेंट प्रॉफिट ही गेन्ड? सो एसपी इज 4089. तो चाहो तो डिवाइड करो, कैसे भी करो, बस आपको निकालना है एसपी अपॉन सीपी. तो 4089 बाय 2820. ठीक, एग्जैक्ट नहीं भी निकलेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है. ठीक है, एग्जैक्ट आएगा ही, वैसे उससे 45% आएगा. क्लियर? नेक्स्ट. By selling an article for rupees 69, there is a loss of 8%. When the article is sold for 78, the gain or loss percent is. अगर हम 69 रुपीज में बेचते हैं तो 8% का लॉस होता है. तो अगर 8% का लॉस है, कैन आई से 0.92 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 69. क्योंकि जब आप 8% लॉस पे बेच रहे हो मतलब आप 92% कर रहे हो, तो 0.92 ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस व्हिच इज 0.69. ठीक, यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी. कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 69 बाय 0.92. अब ये जो कुछ भी कॉस्ट प्राइस आए, फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि नई सेलिंग प्राइस कितनी है? 78. ठीक, यहां से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 75 रुपीज. डिवाइड करोगे तो ठीक है. तो अगर कॉस्ट प्राइस एक्चुअल 75 है और आप 78 पे बेच रहे हो, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एसपी अपॉन सीपी. तो 326 एंड 325 26 बाय 25 करोगे. अब 40% तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली 4% ही आना चाहिए आपका आंसर. 2 ऑप्शन गेन के हैं, 2 ऑप्शन लॉस के हैं. इतना बड़ा गेन तो हो नहीं सकता कि 40% का मुनाफा. तो ये रेशियो आपको वैसे भी 1.04 मिलेगा, 4% गेन. ठीक, एक तरीका ये है जिससे आपने पहले कॉस्ट प्राइस निकाली, फिर कॉस्ट प्राइस से नया सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके निकाला. एक तरीका ये है. What else can be the other method is nothing but the unitary method. अगर आप 8% के लॉस पे बेच रहे हो मतलब 0.92 हो रहा है, तो can I say that 0.92 of cost price, या सीधी सी बात
कि 69 rupees is 0.92 of the cost price, तो 78 rupees will be how much? 69 rupees is nothing but 0.92, तो 78 कितना होगा? तो यहाँ से आपको x मिलेगा 0.92 into 78 upon 69। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से भी x आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1.04। अगर 1.04 मिल रहा है मतलब 4% प्रॉफिट। This is how you can also do the question. क्लियर? कोई डाउट यहां तक? Next, fourth, a person sold a TV for 9400 and he lost a particular amount, मतलब इसमें उसका लॉस हुआ है। When he sold another TV of the same type for 10600, his gain was double the former loss। ठीक, मतलब नहीं पता क्या प्राइस थी, ठीक है। एक तरफ है 9400 रुपए, दूसरे तरफ है 10600 रुपए। मान लो जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस होगी नहीं पता, अगर यहाँ पे उसको x रुपीस का लॉस हुआ है तो यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट कमाया वो इसका डबल था, मतलब ये प्रॉफिट 2x था। मतलब अगर मान लो यहाँ पे उसने टीवी में 600 रुपए का लॉस किया था तो दूसरे तरफ में उसने 1200 का प्रॉफिट किया है, तो अगर ये x है तो ये 2x हुआ, मतलब टोटल डिफरेंस दोनों के बीच कितना हुआ? 3x। अगर 3x का डिफरेंस है मतलब क्या मैं बोल सकता हूं 10,600 माइनस 9,400 कितना मिला? 1,200। तो दिस 1200 रुपीज इज नथिंग बट इक्वल टू 3x। तो x कितना आया? 400। सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो? या तो आप 10,600 में से 2x माइनस कर दो, नहीं तो 9,400 रुपए में x ऐड कर दो। दो में से एक काम करो, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो या तो आप इसमें से 2x पीछे जाओगे, नहीं तो इसमें से x सामने आओगे। तो 10,600 में से 2x माइनस करो, नहीं तो 9,400 में x ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो x आया 400, तो 9,400 प्लस 400 आपको मिलेगा 9,800। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सबको? ठीक, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस का है। तो मैंने आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, इससे ज़्यादा आज नहीं कराऊंगा, पता है थक जाओगे। तो ये शीट मैं आपको अभी थोड़ी देर में स्कैन करके भेज रहा हूँ, तो जब भी अगली क्लास होगी हमारी तो ट्राई करके आना क्वेश्चन, तो बना के ही आना ना। अब मैं रैंडमली किसी से भी पूछ दूंगा, क्योंकि पता है मेरे को तुम लोग वैसे घर पे पढ़ने नहीं वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन 5, 6 जो भी आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें अभी अभी मेरे को शीट में आपको बता रहा हूँ भेजूंगा, इसमें हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे डिस्काउंट या मार्क प्राइस वाला आएगा तो उसको भले छोड़ देना, बट वो आएगा नहीं, मुझे जहां तक पता है शीट पे नहीं है डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट की शीट अलग है। तो क्वेश्चंस इजी हैं, तो इसमें क्वेश्चंस जो भी हैं आप प्रैक्टिस करके आओगे अगली क्लास में।
ठीक है, तो परसेंटेज क्लियर है तो प्रॉफिट लॉस बन जाएगा आपसे। ठीक, आज के लिए इतना ही।